गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक की भूमिका एक पाठ्यक्रम के लिए बाह्य अभिकरणों की भूमिका। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के लिए जो बाह्य अभिकरण है उसकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम देखें तो पाठ्यक्रम संपादन में जो शिक्षक होता है उसकी अपनी एक विशेष भूमिका होती है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवाता है। इसके साथ साथ हम देखें तो शिक्षक का पाठ्यक्रम संपादन में उसकी भूमिका होती है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम अनुसंधान में भी वो अपनी भूमिका अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक अध्यापक बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है वह ज्ञान छात्रों को दे रहा है। जब एक अध्यापक इस चीज का ज्ञान छात्रों को देता है तो छात्र क्या करते हैं, घर पर जाके उस कार्य को करते हैं, यानी उस बीजों का अंकुरण करना प्रैक्टिकल रूप में सीखते हैं। जब यह छात्र ये चीज करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ साथ जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका भी सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि केवल एक छात्र ही जो हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान होता है या टॉपिक को बताया है और कहा है कि छात्र उसको जाके करेंगे, तो उसके लिए जो परिवार है उसकी भूमिका भी होती है कि परिवार के सदस्य होते हैं तो छात्रों की सहायता भी वो लोग करते हैं, जिससे उनकी सहायता के द्वारा जो छात्र है वह बीजों को उगाना सीख जाता है। तो हमने देखा इसके अंतर्गत कि पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की तो भूमिका होगी, साथ साथ जो परिवार वाले हैं, समाज है, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संगठन है, नवाचार है, इन सब की भूमिका भी होती है, क्योंकि तभी पाठ्यक्रम का संपादन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि शिक्षक केवल छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवा सकता है, बाकी उसके साथ साथ जो अभिकरण है वह साथ साथ चलते हैं और इनके माध्यम से ही छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शिक्षक है वह प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को जो सजीव चीजें होती हैं या जो निर्जीव चीजें होती है उनका ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो वह क्या करता है कि पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, उनको बताकर वह बताता है कि देखो यह सजीव चीजें हैं, और निर्जीव चीजों वस्तु के लिए वह मेज, कुर्सी है, पंखा है, इनका ज्ञान करवाता है। तो छात्र प्राथमिक स्तर से ही सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी चीज सजीव है और कौन सी निर्जीव है। तो एक अध्यापक क्या करेगा कि छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही जो ज्ञान होते हैं, विज्ञान विषय से संबंधित मानो, चाहे आप मानो सामाजिक अध्ययन से संबंधित ज्ञान दे रहा है, परंतु वह प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को थोड़ा ज्ञान देना शुरू कर देता है, जिससे छात्रों को जो बेसिक ज्ञान होता है वह उन्हें प्राथमिक स्तर से ही प्राप्त होने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका होती है, वह 3 रूपों में होती है। एक तो पाठ्यक्रम संपादन में, पाठ्यक्रम विकास में और पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका। ये 3 रूपों में शिक्षक है वह अपनी भूमिका अदा करता है। हम देखते हैं कि शिक्षक की 3 भूमिका। शिक्षक क्या करता है, 3 रूपों में अपनी भूमिका को अदा करता है। जैसे पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की
विकास में शिक्षक की भूमिका। अब जब पाठ्यक्रम का विकास होगा उसमें भी क्या होता है, शिक्षक की भूमिका होती ही है। अब हम नेक्स्ट देखिए तो पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। पाठ्यक्रम शिक्षक की भूमिका। अब शिक्षक है उसका पाठ्यक्रम अनुसंधान में भी उसकी भूमिका होती है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो इन तीनों में अपनी भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ हम जो पॉइंट्स है कि जो शिक्षक है उनकी भूमिका किस किस में उनकी जो भाई विकरण है वह इसके अंतर्गत कितना सहयोग देते हैं और कौन देते हैं, उन पॉइंट पर हम पढ़ते हैं। अब पाठ्यक्रम संप्रदान के जो भाई अधिकरण है उसमें पहला है कौन, परिवार की भूमिका। परिवार की भूमिका सबसे पहले हम देखें तो शिक्षक द्वारा छात्रों को विविध प्रकार के प्रायोगिक कार्य या गृह कार्य दिए जाते हैं। जब एक शिक्षक उस गृह कार्य को देता है तो जब बच्चा घर जाता है उसके बाद जो परिवार वाले होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनको वह गृह कार्य करवाते हैं। तो एक शिक्षक ने तो ज्ञान प्राप्त करवा दिया, परंतु जब उसने उस कार्य करने को दिया तो उसके जो परिवार वाले हैं वह उसका सहयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक का तो उसमें भूमिका रही और साथ साथ परिवार वालों की भूमिका भी इसके अंतर्गत हो जाती है। अगर हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से अगर परिवार वाले अगर छात्र है उसका सहयोग नहीं करते हैं तो जो छात्र होते हैं उनमें ज्ञान की प्राप्ति कम रहती है और वो विद्यालय में जो पढ़ के जाते हैं केवल वही ज्ञान ले पाते। इसलिए हम देखें तो परिवार वाले की भूमिका, परिवार वालों की भूमिका भी पाठ्य संपदा में होनी चाहिए, ताकि एक शिक्षक को का सारा भार ना पड़ के परिवार वाले भी उसका सपोर्ट कर सके। तो उसके अंदर हम देखते हैं छात्रों को विविध प्रकार के प्रायोगिक कार्य गृह कार्य प्रदान किए जाते हैं। जब शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रायोगिक गृह कार्य दिए जाते हैं और परिवार वाले जब उनका सहयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वे समय पर अपने कार्यों को कर लाते हैं और शिक्षक है उनको भी ये लगता है कि जो परिवार वाले हैं वे भी अपने जो छात्र हैं या बालक बालिकाएं हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, इसलिए परिवार वालों को भी इसके अंतर्गत सहायता देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि एक छात्र एक शिक्षक होने के नाते
समाज की जो इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो समाज की आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। जब हम इन समाज की आकांक्षाएं या अपेक्षा को पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित करते हैं तो छात्र समाज के प्रति होने वाले कर्तव्य दायित्व को समझ पाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाज के की जो आकांक्षाएं उनको सम्मिलित करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हम देखें विद्यालय पाठ्यक्रम द्वारा ही सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति संभव होती है। विद्यालय पाठ्यक्रम द्वारा ही सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। जब विद्यालय का पाठ्यक्रम समाज की आकांक्षाओं पर निर्धारित होता है तभी वह अच्छा माना जाता है कि समाज के अंतर्गत ही सारे कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनका संचालन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, खेलकूद हो गया, चित्रकारी हो गया, ये सब जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जो विद्यालय द्वारा की जाती है तो उसका संचालन भी किया जाता है ताकि एक जो छात्र है वह इस पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा या वाद विवाद प्रतियोगिता हमने रखी है तो उसमें समाज के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सके। अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवा रहे हैं और वह पाठ्यक्रम के अनुरूप है तो ही वह सही होती है, परंतु अगर पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम से विपरीत है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। समाज पर इसके साथ हम देखें तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं अगर वह छात्रों के अनुकूल नहीं होती है तो समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम के साथ साथ होनी चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवा रहे हैं वह छात्रों से बिल्कुल विपरीत है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, छात्रों पर तो पड़ेगा ही, साथ साथ समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो ये था समाज की भूमिका। आगे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका क्या होती है।
प्रत्येक समाज में जो सांस्कृतिक संगठन होते हैं उनकी भी भूमिका होती है, क्योंकि संस्कृति के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो पाठ्यक्रम सैद्धांतिक क्रियाएं संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। अगर पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाएं संस्कृति के अनुकूल नहीं होती है तो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो छात्र होते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होते हैं, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है। इसलिए सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें विद्यालय में समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे जो छात्र है अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके साथ हम देखें, अगर जो हम गतिविधियां करवा रहे हैं और करवा रहे हैं, अगर वह संस्कृति पर विपरीत प्रभाव डालती है तो उसे करवाने से कोई मतलब नहीं होता है। हम कहें कि वह हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो सांस्कृतिक संगठनों में क्या होगा कि प्रत्येक समाज में संगठनों का व्यापक प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज में क्या होता है, जो सांस्कृतिक संगठन है उसका भी प्रभाव पड़ता ही है कि समाज में जब व्यक्ति रहता है तो वह समाज में अपनी संस्कृति को अपनाता है, अपने कल्चर को वह अपनाता है। ये साथ हम देखें तो पाठ्य सैद्धांतिक जो क्रियाएं होती हैं वह संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक क्रियाएं संस्कृति के क्योंकि जो सांस्कृतिक पाठ्यक्रम सैद्धांतिक क्रियाएं होती है वह संस्कृति के अनुकूल ही होनी चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम का विकास हो सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी संस्कृति को सम्मिलित करते हैं, जिससे प्रत्येक जो छात्र है अपनी संस्कृति के महत्व और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए क्या करते हैं, समय समय पर विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे जाते हैं। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा जाता है, क्योंकि जब विद्यालय में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखेंगे तो उसके माध्यम से भी जो छात्र है वह अपने कल्चर के बारे में जान पाते हैं। साथ ही हम देखें सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति के अनुकूल होते
समय समय जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं तो उसके बारे में जो ज्ञान होता है वह भी छात्रों को प्राप्त होता है। छात्र इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक की जो गतिविधियाँ होती हैं, सहकर्मी क्रियाएँ होती हैं, वह क्या होता है तत्कालीन जो संस्कृति है उसके विपरीत होते हैं। विपरीत होने के कारण जो सामाजिक संगठन है उसमें शिक्षक की जो पाठ्यक्रम संपादन है और निर्वहन में भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो संगठन कहे या हम परिवार बोले, समाज बोले, इनका इफेक्ट कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम संपादन में पड़ता ही है। इसलिए हमें इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि जब भी हम पाठ्यक्रम संपादन में के अंतर्गत हमें जो शिक्षक होता है तो वह तो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, परंतु अगर हमें देखना है कि जो परिवार वाले हैं, जो समाज है, जो सांस्कृतिक संगठन है, वे भी उसके संबंधित होने चाहिए, तभी पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका भी होगी। और साथ साथ जो ये सब जो बाह्य अभिकरण है जो शिक्षक से जुड़े होते हैं उनका भी महत्व रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम संबंधित जो भी शिक्षक भूमिका निभा रहा है या बाह्य अभिकरण निभा रहे हैं वह पाठ्यक्रम से संबंधित होने ही चाहिए, जिससे एक जो शिक्षक है केवल वही अपने दायित्व को ना निभाकर सभी मिलकर पाठ्यक्रम का विकास अच्छे से कर सके। तो एक शिक्षक क्या करता है, इसके अंतर्गत भी जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो शिक्षक होता है वह भी इन सब की भूमिका अदा करता है और इनके सहयोग पाकर ही वह पाठ्यक्रम का विकास हो पाता है। तो ये 3 पॉइंट है पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका व बाह्य अभिकरण। अब इससे संबंधित आज का आपको जानकारी है संपादन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन ये पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।